सेशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 11 की हिंदी यानी कोर, जो कि 16 जून को होने वाला है। आप लोग जानते हैं कि रूटीन देख चुके हैं। हिंदी कोर के देखिए, कोर वाला है, कोर लैंग्वेज वालों के लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ में उसके आंसर भी करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो इस वीडियो में अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी आप लोगों को नोटिफाई मिलते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हिंदी क्लास 11 के कोर्स सेक्शन के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर 1 नंबर है। प्रश्न क्या है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती पाठ में पूर्वी प्रदेश की स्त्रियों को किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन है। तो देखिए मतलब चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाती थी, पढ़ाई के महत्व नहीं समझे जाते थे। तो इसलिए उसको इस कारण वो मतलब पढ़ाई के अक्षर को नहीं समझ पाते। तो ये कारण हो सकता है। तो पूर्वी प्रदेश में स्त्रियों के ऐसा वातावरण ही नहीं मिलता था कि पढ़ाई लिखाई के सही महत्व को समझ सके। वो कूप मंडूक की भांति अपने कामों में ही लगे रहती है, बाहरी दुनिया में बेखबर है। उनकी समझ और सोच का विकास नहीं हो पाता। कई बार अपनी इस कमजोरी के कारण उन्हें समाज और परिवार वह मान सम्मान नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। तो इस तरह का इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि दुष्यंत कुमार खुदा के संबंध में लोगों के किस विचार से प्रसन्न है। तो देखिए दुष्यंत कुमार खुदा के संबंध में लोगों के किस विचार से प्रसन्न है। तो देखिए कवि भाग्यवादी लोगों पर कटाक्ष करता है कि यहाँ के लोग ईश्वरवादी है, अस्तित्ववादी है, चाहे उन्होंने भगवान को ना देखा हो, चाहे वे ईश्वर पर विश्वास भी ना करते हो, तब भी उसके नाम पर सब प्रकार के कष्ट सहन कर लेते हैं। वे यह सोच कर संतुष्ट हो जाते हैं कि उनके सुख दुख में फिरे आगे ईश्वर को ही कोई योजना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर है। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि सांथाल बस्तियों के किन विशेषताओं का ज्ञान आपको आयो मिलकर बचाई कविता के माध्यम से हुआ है। तो सांथाल बस्ती, देखिए सांथाल बस्ती क्या आदिवासियों का बस्ती है। आदिवासी क्या होते हैं मतलब वो अपनी नाच प्रेम मतलब नाचना में ही दिनचर्या में अभिन्न अंग है। वो मन के बहुत भोले होते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर लिख देना है कि सांथाल बस्तियाँ आदिवासियों की बस्तियाँ है। ये लोग अपनी मिट्टी और प्रकृति से जुड़े हैं। देखिए ये लोग प्राकृतिक की वस्तु से जुड़े रहते हैं। इनकी ज़िंदगी में आडंबर दिखावे के लिए कोई भी स्थान नहीं, मतलब दिखावा नहीं करते हैं आदिवासी के लोग। ये मन से भोले होते हैं, अक्खर जुझारू होते हैं। गाना और नाचना इनकी दिनचर्या का अभिन्न है। परस्पर प्रेम और विश्वास। उसके बाद आगे है यहाँ पर इनके जीवन शैली है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। देखिए प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या है कि गांव और शहर दोनों जगह पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या अंतर है। तो देखिए मोहन 2 जगह पर गया था, एक गांव गया था और एक शहर गया था। तो दोनों जगह पर उसके क्या क्या संघर्ष करना पड़ा था। तो देखिए मोहन अपना गांव में पढ़ाई करते थे, पाठशाला जाते थे। उनके जो मन में सपना था वो सपना मतलब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते थे। माँ बाप का जो सपना पूरा करना चाहते थे वही मतलब गांव में ये स्थित था। लेकिन जब मोहन शहर गया तो शहर में क्या हो गया मोहन की कि घर में लाने के लिए उसको आलू लाना, दही लाना, घर का हर काम मोहन के द्वारा करवाया जाता है, परिवार के द्वारा। तो मतलब इस प्रकार से उसका मतलब धीरे धीरे उसका भविष्य या जो भी उसका लक्ष्य था धीरे धीरे वो समाप्त हो गया, धूमिल हो गया। जो माँ बाप का सपना था वो टूट गया। तो ये लिख देना यहाँ पर, जो आप लोग तो कहानी भी तो पढ़े होंगे कि गांव में मोहन अपने लिए संघर्ष कर रहा था। दूसरे गांव की पाठशाला में जाने के लिए प्रतिदिन नदी पार करना, मन लगाकर पढ़ना, हर अध्यापक के मन में अपनी जगह बनाना, ये सारे संघर्ष अपने भविष्य बनाने और अपने माता पिता के सामने पूरे काम करने के लिए कर रहा था। लखनऊ शहर में जाकर रमेश के घर में आलू लाना। देखिए जब शहर गए रमेश, कौन है यहाँ पर, रमेश नहीं है, यहाँ पर है मोहन। तो जब लखनऊ गए तो शहर में जाकर यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड, यहाँ पर देखिए कौन है, यहाँ पर मोहन है। तो यहाँ पर मोहन कर देना यहाँ पर, हाँ ना रमेश ठीक है। यहाँ पर रमेश के घर जब गया मोहन, मतलब मोहन गया है रमेश के घर में। तो रमेश तो रहता था शहर में। तो रमेश के घर जब गया तो घर में आलू लाना, दही लाना, धोबी के कपड़े देकर आना, ये सब काम ही रमेश के परिवार के लिए कर रहा था। कौन कर रहा था? मोहन कर रहा था। इससे उसका अपना भविष्य धूमिल हो गया। माता पिता का सपने टूट गए। गाँव का होनहार बालक शहर में घरेलू नौकर बन गया मोहन। ठीक है,
तो इस तरह का इसका उत्तर लिख दीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए रजनी के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो रजनी क्या है, इस कहानी का एक नायिका है, तो उसके बारे में चरित्र को लिख देना है। यहाँ पर देखिए तो रजनी इस पाठ की नायिका है, इसके चरित्र का सबसे बड़ा गुण है संघर्षशीलता। वो बहुत ही संघर्षशील थे, वह अन्याय के विरुद्ध मोर्चा खड़ा करने में कुशल है, अन्याय के विरुद्ध वो मतलब खड़ा होते थे। वह निर्भय यानी निर्भय थे, मतलब साहस थे, बेबाक थे, आत्मविश्वास थे, भरपूर माहौल थे, महिला है, वो सत्य के लिए किसी से भी टकराने की शक्ति रखती है, उसमें लोगों को एकत्र करना तथा उन्हें अपनी बातों से प्रभावित करने की अद्भुत शक्ति है, वो सच्चे अर्थ में एक नायिका है। ठीक है, इस तरह के इसके उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पर है कि भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। नेहरू जी भारत माता के प्रति क्या उसका अवधारणा थे, उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो नेहरू जी की अवधारणा थी कि हिंदुस्तान वो सब कुछ है जिसे उन्हें समझा रखा था, लेकिन वो उससे भी बहुत ज़्यादा है। देश का हर हिस्सा, नदी, पहाड़, खेत, देश के जो भी पेड़ पौधे, हरियाली आदि सब इसमें शामिल है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न है यहाँ पर देखिए, प्रश्न है कि घरेलू नौकरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बेबी हालदार की ओलो आधार के आधार पर उत्तर थे। बेबी हालदार जो कि एक घर मतलब पहले तो मतलब घरेलू काम करने के लिए गया था, लेकिन बाद में वो क्या बन गए थे, एक लेखक बन गए थे। तो उसके आधार पर ये कहानी यहाँ पर लिखना है। तो क्या है देखिए, घरेलू नौकरों की अनेक समस्याएं जैसे बेबी हालदार के आत्मकथा यानी उनकी बायोग्राफी से स्वतः उजागर होती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कठिनाई उन्हें झेलनी पड़ती है। सब मालिक तातुस जैसे नहीं होते। देखिए मतलब जो बेबी हालदार के जीवन में जो मालिक तातुस के घर काम करने गए थे, तो तातुस ने ही तो उनको मतलब लेखिका बनने में सहायक किए, लेकिन सब मालिक तातुस जैसे नहीं होते हैं। अतः हरी बीमारी में भी छुट्टी नहीं देती है, मतलब दूसरे के बारे में बोल रहा है, मतलब तातुस जैसे, तातुस तो अच्छा थे, मतलब क्या बोले कि हारी बीमारी से भी छुट्टी नहीं देते, और यदि नौकरी छुट्टी कर लेते तो उसके पैसे काट लेते हैं। कभी कभी तो चोरी करने के आरोप भी बेचारे नौकरों को झेलने पड़ते हैं। घर में कोई भी अच्छी बुरी घटना घटित हो जाए तो सबसे पहले शौक की सुई घरेलू नौकरों पर ही घूमती है। इसके अतिरिक्त और भी कोई समस्या हो सकती है। ठीक है, इस तरह का उत्तर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि तातुस ने बेबी हालदार को लेखन के लिए क्यों और कैसे बाध्य किया। देखिए बेबी हालदार तातुस के घर काम करने गए थे, तो तातुस ने बेबी हालदार को लेखन के लिए मतलब बाध्य किया। तो किस प्रकार बाध्य किया, देखिए बाध्य इस प्रकार किया कि देखिए मतलब बेबी हालदार जो थे पुस्तकों के प्रति उसका रुचि थे, पढ़ाई लिखाई में। तो क्या तातुस क्या करते थे, उनको एक सबसे पहले एक किताब लाकर दे दिए। फिर तातुस बेबी हालदार को बोले कि किताब पढ़ो। उसके बाद जब यहाँ पर बेबी हालदार ने किताब पढ़ लिया, तो किताब पढ़ने के बाद फिर तातुस ने बेबी हालदार को एक डायरी और एक पेन लाकर दे दिया। तो डायरी और पेन लाकर दे दिया और बोला कि डेली इस डायरी में एक मतलब कुछ भी लिखो इसमें। तो इस तरह वो धीरे धीरे लिखना शुरू किया, और धीरे धीरे लिखने के शुरू हो गया। उसके बाद उसकी कहानी को लोगों ने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद बेबी हालदार के बारे में बहुत सारे लोगों को बीच में उसकी कहानी गया। इससे बेबी हालदार को उत्साह भरा। इस प्रकार वो अपनी मतलब कहानी लेखन में वो मतलब उत्साह लिए। इस प्रकार वो अपनी लेखन बन गए, जो कि तातुस ने इस प्रकार हेल्प की, मतलब सहायता किया। तो ये लिख देना है कहानी केवल है कि तातुस ने बेबी की पुस्तक के प्रति रुचि देकर उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा, मतलब तातुस ने पूछा। उसके बाद कि जब बेबी ने कोई बांग्ला लेखकों के बारे में बताया, तो तातुस को यहाँ पर एक लगा कि बेबी लेखन कार्य कर सकती है। उन्होंने बेबी को एक पुस्तक पढ़ने के लिए दी। कुछ दिन बाद तातुस ने बेबी को एक पेन और डायरी देकर कहा कि वह प्रतिदिन इसमें कुछ ना कुछ लिखे। बेबी ने कोशिश की कि तातुस उससे बाध्य न करे, मगर तातुस ने ठान चुके थे कि बेबी को लेखन कार्य करना है। उसके बाद यहाँ पर आगे है कि तातुस ने लेखिका को बार बार लिखने के लिए कहना जारी रखा। उन्होंने लेखिका का परिचय अपने कोलकाता और दिल्ली के दोस्तों से करवाया। अब तातुस के साथ साथ कोलकाता से भी बेबी के उत्साह भरे पत्र आने लगे। इसका असर यह हुआ कि बेबी के लिखने पढ़ने में आनंद आने लगे। इस प्रकार वो मतलब कहानी लिखते गए, इस प्रकार वो लेखक बन गए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है। देखिए प्रश्न है कि जेठू ने बेबी को यह क्यों कहा कि तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है कि
रचना संसार, इसमें रहने वाले लोगों का अपनी एक अलग ही जीवन शैली है। ये लोग लेखन कार्य के लिए सारी सारी रात जग सकते हैं। जानते हैं तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती है, मतलब इसको लेखिका को बोल रहा है, यानी बेबी हवलदार को। जेठिका का ये कथन बेबी को यह बात समझने के लिए था। जेठू ने यह भी समझाया था कि आशापूर्ण देवी भी सारा कामकाज निपटा कर रात रात भर चोरी लिखती थी जब लोग सो जाते थे। यह सच है, रचना संसार में लेखन का एक नशा होता है, जैसा मुंशी प्रेमचंद को भी था। जो कोई मील पैदल चलकर आते आते खाने पीने का ठिकाना ना थी, फिर भी डिबरी की रोशनी में, मतलब डिबरी की रोशनी में यानी बोल सकते लालटेन में शायद पढ़ते थे, वे कई घंटे बैठकर लेखन कार्य करते थे। ऐसा ही बेबी हवलदार ने भी किया। जब सारी झुग्गी बस्ती सो जाती थी वो लेखन कार्य करती थी। ठीक है, तो ये बताए थे उनके मतलब जेठू ने। ठीक है, अब अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि तातुस के घर काम करने वाले महिला ने लेखिका को गालियाँ क्यों दी? गालियाँ है कि गालियाँ क्यों दी? तो देखिए गालियाँ क्यों दी कहानी पढ़ने से भी स्पष्ट समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है कि लेखिका जब तातुस के घर पहुंची तो उसे पता चला कि वह महिला वो काम कर रही है। देखिए लेखिका जब तातुस के घर पहुंची तो वहाँ पर जो काम करने वाले थे तो काम कर रही थी। तातुस ने उस महिला को काम से हटाकर लेखिका को काम पर रख दिया। तो देखिए एक के बदले किसी दूसरे को काम पर रखेंगे तो उसमें तो दुख लगेगा, खराब लगेगा हर किसी को। तो उस महिला ने लेखक के बढ़ते रोष प्रकट करते गालियां देनी शुरू कर दी। लेखिका ने कहा भी कि उसे नहीं पता था कि यह पहले से ही कोई काम कर रहा है, मगर वह बकबक करती चली गई। ठीक है, तो इतना था इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ को शेयर कर दीजिए, और इस चैनल में अगर कोई नए हैं तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप लोगों का एग्ज़ाम मतलब कल अच्छा ही जाएंगे, मतलब टाइम पर पहुंच जाना। 2 बजे से परीक्षा है तो इससे पहले ही पहुंच जाना। ठीक है, और ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी को।